इंटरैक्शन को बोलते हैं, इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। और उस इंटरैक्शन में क्या होता है, उस इंटरैक्शन में एक ऑब्जेक्ट दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, या तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है, लाइक स्पीड को चेंज करता है, या डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इट इज इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स in which the velocity in which an object is influenced by the other, in which one object or particle is influenced by the other. Object is influenced by the other. इस इंटरैक्शन में इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं बेटा। कोलिजन में, फिजिक्स में जो हम कोलिजन पढ़ते हैं ना, इसमें ये जरूरी नहीं है कि दो बॉडीज फिजिकली एक दूसरे को हिट करें तो ही कोलिजन होगा। When the path of one particle is influenced by the other, we say that the collision has taken place. Not necessarily the physical hitting is collision. Hitting तो collision है ही, but अगर एक पार्टी जैसे दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल्स को एक तरफ ले गए एक दूसरे की तरफ, एंड सडनली दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। पहले कोई इंटरैक्शन नहीं था क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा था, एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो रिपेल कर देते एक दूसरे को, वी से कोलिजन हैज टेकन प्लेस। फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, फिर भी कोलिजन हो सकता है। ब्रॉडली हम इन कोलिजन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है बेटा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। दूसरा होता है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड। देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम कैलकुलेट करेंगे लॉस कितना होता है, कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है। लेकिन एक तीसरी टाइप भी है, दैट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में है तो इन इलास्टिक की ही टाइप, लेकिन ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें द टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन। दोनों जो बॉडीज हैं कोलिजन के बाद दोनों एक हो जाती हैं। When both the bodies stick together after the collision, we say that it is perfectly inelastic collision. जैसे ये कोई, this is a piece of wood, a bullet comes, hits this wood piece and gets embedded into it, उसी में धंस जाती है। We say that the collision has taken place, but this collision is perfectly inelastic collision. बेटा जो perfectly elastic collision है, ये एक रेयर फिनोमिना है। इट इज ए रेयर फिनोमिना, ये डेली लाइफ में आप ऑब्जर्व नहीं करते। इट टेक्स प्लेस एट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एक रेयर फिनोमिना है। आपने रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
तो वो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस एक दूसरे को कांटेक्ट टच में कभी नहीं होते, बट न्यूक्लियस के कारण अल्फा पार्टिकल का जो पाथ है वो चेंज हो जाता है। तो उस कोलिजन को जिसमें न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल का इंटरैक्शन होता है वो एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। बेटा हम यहाँ बात कर रहे हैं इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जिसमें किसी एक ऑब्जेक्ट के पाथ को दूसरा इन्फ्लुएंस करता है। उस इंटरैक्शन को हम कोलिजन बोलते हैं। फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है कि दो बॉडीज एक दूसरे को हिट करें तभी कोलिजन होगा। ये जैसे हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, ये न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है क्योंकि इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ये अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है। तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे सिंस अल्फा पार्टिकल का पाथ इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आ गया, इसलिए या इसके कारण इसका पाथ चेंज हो गया, तो हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में कोलिजन हुआ, राइट। सो ब्रॉडली हम दो तरह से कोलिजन को डिफाइन करते हैं। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक और एक होता है इन इलास्टिक। इलास्टिक ही लिखा हुआ है यहाँ भी। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं, और जो इन इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। और एक होता है स्पेशल परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें क्या होता है दोनों बॉडीज कोलिजन के बाद जुड़ जाती हैं। जैसे बुलेट किसी वुडन पीस को हिट करेगी और उसके बाद बुलेट उसी में धंस जाएगी, गेट्स एम्बेडेड इनटू इट। तो ये जो कोलिजन है इसको परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। एक और एग्जांपल से आपको बताता हूं मैं। सपोज करते हैं हमने किसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है, एक ऑब्जेक्ट को मैं यहां से ड्रॉप कर रहा हूं और ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आया और वापस उसी हाइट तक चला गया। दूसरे केस में क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट उतनी हाइट तक नहीं गया। तीसरे केस में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट नीचे गिरा और वहीं पे चिपक गया, ऊपर आया ही नहीं। तो ये पहला केस जो है ना बेटा, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। इसे बोलते हैं इन इलास्टिक और इसे बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है। एक और होता है, दैट इज ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कोलिजन, कि अगर बॉल यहां से गिराया और यहां से ज्यादा ऊपर चला गया, इसको बोलते हैं सुपर इलास्टिक। सुपर इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन जो हमने मेनली पढ़ने हैं। हम बेटा आज बात करने वाले हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की। इन ए स्ट्रेट लाइन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन ए स्ट्रेट लाइन, या इसको हम बोल सकते हैं वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। स्ट्रेट लाइन मीन्स वन डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, ये मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u1 है।
जब भी बेटा हम कोलिजन्स की बात करते हैं हम एक्सटर्नल फोर्सेस को निग्लेक्ट करते हैं, इट इज ओनली द इंटरनल फोर्सेस। ये एक बॉल, या थोड़ा पीछे कर लेते हैं, एक बॉल यहां से u1 वेलोसिटी के साथ आया और आगे एक और बॉल जिसका मास m2 है u2 से चल रहा था, लेकिन u1 इज लेस देन u2, u1 is less than u2, sorry, u1 is more than u2, u2 is less than u1। इस बॉल की अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी ये इसको हिट करेगा बेटा, ठीक है, ये मान लो तो मैं ग्राउंड है, तो क्या होगा थोड़ी देर बाद अगर इस पीछे वाले बॉल की वेलोसिटी ज्यादा है तो ये इसको हिट करेगा और उसके बाद दोनों सेपरेट हो जाएंगे, एक v1 से आगे चला गया और एक v2 से आगे चला गया। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, व्हेन वी वर स्टडीइंग मोमेंटम कंजर्वेशन, उसमें भी यही सेम एग्जांपल ली थी हमने। तो ये मैं पिक्चर बना देता हूं बिफोर कोलिजन, इसको नाम दे देता हूं बिफोर कोलिजन, दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन, और ये है बेटा आफ्टर कोलिजन, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, ठीक है। तो यहां मैं बोल देता हूं कि ये दोनों सेपरेट हो गए बिकॉज v2 इज ग्रेटर देन v1, ठीक है। कैसे डिफाइन किया बेटा हमने, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। हाउ वी डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं पहले काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करूं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है कोलिजन से पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी है कोलिजन के बाद भी उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन is equal to total kinetic energy after collision. Therefore 1 by 2 m1 u1 square 1 by 2 m2 u2 square is equal to 1 by 2 m1 v1 square plus 1 by 2 m2 v2 square, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होता है ना हाफ mv स्क्वायर, हम m1 वाली टर्म्स इधर रखते हैं, 1 by 2 m1 कॉमन ले लेता हूं, इट विल बिकम u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 1 by 2 m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है। ये वाली टर्म इधर ले आया, ये उधर शिफ्ट कर दिया, ये 1 by 2 कैंसिल, तो मेरी पहली इक्वेशन बनी m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर is equal to m2 into v2 square minus u2 square. Let me say this is equation number 1. काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन, जब हम सिंपली मोमेंटम बोल रहे हैं इसका मतलब वो लीनियर मोमेंटम है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर अप्लाई करूं, मैं ये वाली इक्वेशन अलग से लिख लेता हूं, मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की, आई जस्ट राइट द इक्वेशन, फाइनल क्या आई, ये बनी काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। और अगर मैं बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करूं, मोमेंटम कंजर्वेशन सेज m1 u1, मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to total momentum after collision। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम इक्वेट कर दीजिए, तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इस m1 को मैं इधर ले आऊं फिर से,
it will become u1 minus v1 m2 into v2 minus u2. ठीक है, एंड लेट अस से ये आपकी इक्वेशन है सेकेंड वाली। फिर इन दोनों इक्वेशंस में अगर हमने रिलेशन कोई बनाना है तो हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट को सेकेंड से। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। आप डिवाइड करें अपनी नोटबुक पे, ऊपर लिखें ये डिनोमिनेटर में ये ऐसे m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2 इंटू v2 माइनस u2। तो बेटा ये m1 कैंसिल हो गया, यहाँ से m2 कैंसिल, तो हमारे पास तीसरी इक्वेशन बन गई अब। एंड व्हाट इज दैट थर्ड इक्वेशन? ये देखिए, ये u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर है। आई कैन राइट u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1। इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1 equals to again a square minus b square, so v2 plus u2 into v2 minus u2 divided by v2 minus u2। so this way ये कैंसल, यहां से ये भी, तो u1 plus v1 आ जाएगा u2 plus v2 can be written as u1 minus u2 equal to v2 minus v1। बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है जहां पर वेलोसिटीज का डिफरेंस होता है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। याद है आपको? VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। तो u1 माइनस u2 क्या हुआ? देखो ये बॉडी है एक जिसकी वेलोसिटी थी u1, ये है u2। मैंने आपको बोला ये इससे ज्यादा होगी तभी तो कोलिजन होगा। तो u1 ज्यादा है ना u2 से, इसलिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है, तभी तो कोलाइड करेंगे। इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इसे बोलते हैं, देखो बाद में क्या हुआ, एक की बन गई v1 और दूसरे की v2। आई टोल्ड यू कि v2 v1 से बड़ी है, सो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सो जो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन होता है, या इनफैक्ट कोई भी इलास्टिक कोलिजन, आपको बाद में पता चलेगा, किसी भी इलास्टिक कोलिजन में हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तीनों इक्वेशन एक बार में फिर से लिखूंगा, ये आप नोट करिए, थ्योरी पूरी ये काम आएगी आपके। पहली इक्वेशन क्या थी मेरी? m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस, चेक कर लेना कहीं गड़बड़ होगी तो बता देना। दूसरी इक्वेशन है m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2। और बेटा तीसरी इक्वेशन है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। यही है ना? u2 माइनस u1 इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, देखें बेसिकली कोलिजन के पहले वाले जो पैरामीटर्स है ना, जैसे इस पार्टिकल का मास m1, इसकी वेलोसिटी u1, दूसरे का मास m2, वेलोसिटी, ये गिवन होते हैं जनरली। बाद वाले जो पैरामीटर्स है ना, जैसे ये वेलोसिटी बन गई v1 और ये वेलोसिटी बन गई v2। अभी हमने क्या करना है, दोबारा से देखिए, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, देन डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, यू विल गेट दिस इक्वेशन। ठीक है, इसको क्या बोला?
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब हमने फॉर्मूला डेवलप करना है V1 और V2 के लिए, फिर न्यूमेरिकल्स में उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करना है। सो एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज, फाइनल वेलोसिटीज जो हैं उनके एक्सप्रेशंस क्या आएंगे वो देखते हैं। फाइनली हमारे पास जो वेलोसिटीज हैं वो क्या होंगी, क्या करोगे देखो बेटा, अगर हम V1 और V2 फाइंड करना है फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 देखो V2 कितना आता है, इक्वेशन 3 से निकालो V2 आएगा आपके पास U1 माइनस U2 प्लस V1 आएगा। ध्यान से देखिए, ये V2 यहीं रहने दिया मैंने, इसको इधर शिफ्ट किया U1 माइनस U2 प्लस V1, और इसको पुट कर दो इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, मतलब V2 की जगह क्या लिखोगे, U1 माइनस U2 प्लस V1, इसमें ये दे, देयरफॉर M1 इंटू U1 माइनस V1, देखते जाओ बेटा, इक्वल्स टू M2 इंटू V2 माइनस U2, V2 की जगह ये सब लिख दूंगा, U1 माइनस U2 प्लस V1 माइनस U2। फिर इसको सॉल्व करना है मैंने, और V1 निकालना मेरा पर्पस है, M1 U1 माइनस M1 V1 इक्वल टू M2 U1 माइनस 2M2 U2। कैसे, माइनस U2 हो गया माइनस 2U2 इंटू M2 भी तो है, फिर ये M2 इंटू V1, ठीक है, ये V1 वाली टर्म है यहां भी माइनस, इसको उधर शिफ्ट कर दो, उधर से उन दोनों को इधर ले आओ, तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, M1 U1 माइनस M2 U1 प्लस 2M2 U2 इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V1, इन दोनों में से U1 कॉमन प्लस 2M2 U2 इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन, V1, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन यहीं से आ गई, देखो आप ध्यान से, V1 क्या बना, इस V1 को क्या लिखूंगा मैं, ये पूरा नीचे आ जाएगा, आई कैन राइट M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये V1 का फॉर्मूला आया, ठीक है, इसको नोट करो। मैं इस फॉर्मूले को एज ए न्यू इक्वेशन लिख लेता हूं, दैट विल बिकम माय फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, बिकॉज इन्हीं को सॉल्व किया है, तो V1 मेरा आ जाता है, यहां से इस M1 प्लस M2 को दोनों के साथ रख के आप लिखना, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U2, दिस विल बी माई फोर्थ इक्वेशन। अब आप क्या करोगे उसके बाद, आपने करना है, ठीक है, मैं सिर्फ चेक करूंगा आपकी आंसर्स क्या आते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया था, सुन लेना ध्यान से, इक्वेशन 3 से V2 निकाल के इक्वेशन 2 में पुट किया। अभी आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करोगे जब, उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 3 V1 कितना आएगा, देखो इस V1 को इधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों उधर ले जाना, ये आ जाएगा V2 माइनस U1 प्लस U2, इसको इक्वेशन 2 में पुट करो और बनाओ किसका फॉर्मूला, V2 का फॉर्मूला बना के दिखाओ क्या आता है।